भैया ने कागजों पर विश्वास किया, मुझ पर नहीं। ये बात मुझे बहुत खल रही थी। पल भर में हम दोनों भाई बहन के बीच एक पथरीली दीवार खड़ी हो गई थी, जो ऊंची और अगम्य है। उस दिन आहत मन लिए मैं घर लौटी, लेकिन भैया को कुछ भी न बताया, नहीं कुछ पूछा। औरत उम्र के चाहे जिस पड़ाव पर हो, अपने जीवन में कितनी ही व्यस्त क्यों ना हो, उसके दिल में तब अलग ही खुशी छा जाती है जब उसके मायके से कोई खुशी का संदेशा आता है और वो सब कुछ छोड़ छाड़ मायके का रुख कर लेती है। आज मेरी भी स्थिति कुछ वैसी ही हो गई थी जब भैया ने जतिन यानी अपने लड़के की शादी की सूचना मुझे फोन पर दी थी। मेरा मन मयूर नाच उठा। भैया ने बहुत दबाव डालकर शादी से 1 महीने पहले ही बुलाया था। साथ ही बड़े अधिकार से दशहरी आम की फरमाइश भी की थी। भैया की आवाज में वही चिर परिचित प्यार मनोहार पाकर मन खुशी से आह्लादित हो उठा। फिर तो मेरा मन पूरे दिन पीछे छूट गए मासूम बचपन और बेफिक्र जवानी के दिनों में डुबकी लगाता रहा। मैं उसी समय से अपनी सारी व्यस्तता को झटक बड़े ही उत्साह से शादी में जाने की तैयारियों में व्यस्त हो गई। एक ही हफ्ते में लखनऊ की विशेष साड़ियां, सूट और बहू के लिए सोने के कड़े के साथ साथ ढेरों नमकीन, मिठाइयां और दशहरी आम के टोकरे बंधवा लिए थे। एक बार फिर सारे घर की जिम्मेदारियां सासू मां को सौंप निश्चिंत होकर पटना के लिए रवाना हो गई थी। आशा के अनुकूल भैया खुद स्टेशन पर मुझे लेने आए थे। स्टेशन से निकलते ही एक बार फिर नजर आया अपना वही पुराना पटना शहर। ट्रैफिक की चिर परिचित कानफोड़ आवाजें, सड़क के किनारे छोटी छोटी दुकानें, भागते व्यस्त लोगों की भीड़, समोसे और जलेबियों के तले जाने की पहचानी खुशबू के साथ आसपास फैली अस्त व्यस्तता भी अपने आप में अपनापन समेटे मुझे रोमांचित कर रही थी। इन सबके बीच से गुजरती गाड़ी तेजी से घर की तरफ दौड़ रही थी, जहां पहुंचने का दिल बेसब्री से इंतजार कर रहा था। घर पहुंच फ्रेश होकर बैठते ही चाय पानी के साथ साथ बातों का सिलसिला शुरू हो गया था। भैया भी मुझे कुछ ज्यादा भाव देते हुए भाभी से बोले, सुनती हो नैना, निधि के आने से सबसे बड़ा फायदा तुम्हारा ही होगा। तुम्हारे काम में हाथ बटाने के साथ साथ सारे रस्मों रिवाज निभाने में भी तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर देगी। अम्मा के साथ शादी ब्याह में भाग लेने से इसे सारे रस्मों रिवाज याद है। ये सब बोलकर भैया शायद पहले की तरह मुझे महत्व देना और अपना अटूट प्यार जताना चाह रहे थे, लेकिन न जाने क्यों मुझे उनके शब्द खोखले लगे। अब रस्मों का क्या है, निभाए ही कितने जाते हैं। भाभी अपने चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कान लाते हुए बोली। भाभी की आंखें और बोलने के लहजे ने मेरे सारे उत्साह पर पानी फेर दिया। मैं उठकर नमकीन और मिठाइयां निकालकर टेबल पर रखने लगी, जिसे देखकर भैया बोले, अरे ये क्या रे छुटकी, ये तूने क्या किया है? पूरी की पूरी लखनऊ शहर की मिठाइयां ही खरीद कर ले आए है। लखनऊ वालों के लिए कुछ छोड़ा भी है या नहीं? भैया ने कागजों पर विश्वास किया, मुझ पर नहीं। ये बात मुझे बहुत खल रही थी। पल भर में हम दोनों भाई बहन के बीच एक पथरीली दीवार खड़ी हो गई थी, जो ऊंची और अगम्य है। उस दिन आहत मन लिए मैं घर लौटी, लेकिन भैया को कुछ भी न बताया, नहीं कुछ पूछा। औरत उम्र के चाहे जिस पड़ाव पर हो, अपने जीवन में कितनी ही व्यस्त क्यों ना हो, उसके दिल में तब अलग ही खुशी छा जाती है जब उसके मायके से कोई खुशी का संदेशा आता है और वो सब कुछ छोड़ छाड़ मायके का रुख कर लेती है। आज मेरी भी स्थिति कुछ वैसी ही हो गई थी जब भैया ने जतिन यानी अपने लड़के की शादी की सूचना मुझे फोन पर दी थी। मेरा मन मयूर नाच उठा। भैया ने बहुत दबाव डालकर शादी से 1 महीने पहले ही बुलाया था। साथ ही बड़े अधिकार से दशहरी आम की फरमाइश भी की थी। भैया की आवाज में वही चिर परिचित प्यार मनोहार पाकर मन खुशी से आह्लादित हो उठा। फिर तो मेरा मन पूरे दिन पीछे छूट गए मासूम बचपन और बेफिक्र जवानी के दिनों में डुबकी लगाता रहा। मैं उसी समय से अपनी सारी व्यस्तता को झटक बड़े ही उत्साह से शादी में जाने की तैयारियों में व्यस्त हो गई। एक ही हफ्ते में लखनऊ की विशेष साड़ियां, सूट और बहू के लिए सोने के कड़े के साथ साथ ढेरों नमकीन, मिठाइयां और दशहरी आम के टोकरे बंधवा लिए थे। एक बार फिर सारे घर की जिम्मेदारियां सासू मां को सौंप निश्चिंत होकर पटना के लिए रवाना हो गई थी। आशा के अनुकूल भैया खुद स्टेशन पर मुझे लेने आए थे। स्टेशन से निकलते ही एक बार फिर नजर आया अपना वही पुराना पटना शहर। ट्रैफिक की चिर परिचित कानफोड़ आवाजें, सड़क के किनारे छोटी छोटी दुकानें, भागते व्यस्त लोगों की भीड़, समोसे और जलेबियों के तले जाने की पहचानी खुशबू के साथ आसपास फैली अस्त व्यस्तता भी अपने आप में अपनापन समेटे मुझे रोमांचित कर रही थी। इन सबके बीच से गुजरती गाड़ी तेजी से घर की तरफ दौड़ रही थी, जहां पहुंचने का दिल बेसब्री से इंतजार कर रहा था। घर पहुंच फ्रेश होकर बैठते ही चाय पानी के साथ साथ बातों का सिलसिला शुरू हो गया था।
भैया भी मुझे कुछ ज्यादा भाव देते हुए भाभी से बोले, सुनती हो नैना, निधि के आने से सबसे बड़ा फायदा तुम्हारा ही होगा। तुम्हारे काम में हाथ बटाने के साथ साथ सारे रस्मों रिवाज निभाने में भी तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर देगी। अम्मा के साथ शादी ब्याह में भाग लेने से इसे सारे रस्मों रिवाज याद है। ये सब बोलकर भैया शायद पहले की तरह मुझे महत्व देना और अपना अटूट प्यार जताना चाह रहे थे, लेकिन न जाने क्यों मुझे उनके शब्द खोखले लगे। अब रस्मों का क्या है, निभाए ही कितने जाते हैं। भाभी अपने चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कान लाते हुए बोली। भाभी की आंखें और बोलने के लहजे ने मेरे सारे उत्साह पर पानी फेर दिया। मैं उठकर नमकीन और मिठाइयां निकालकर टेबल पर रखने लगी, जिसे देखकर भैया बोले, अरे ये क्या रे छुटकी, ये तूने क्या किया है? पूरी की पूरी लखनऊ शहर की मिठाइयां ही खरीद कर ले आए है। लखनऊ वालों के लिए कुछ छोड़ा भी है या नहीं? बस बस भैया, इतना भी नहीं है। शादी ब्याह का घर है, देखते देखते ये सारी समाप्त हो जाएंगी। मेरे बोलने के साथ ही भाभी का कटाक्ष चल पड़ा। पहले की बात कुछ और थी, अब किसके पास इतना समय है कि महीना भर अपना घर छोड़कर शादी ब्याह में रौनक बढ़ाने और पकवान खाने आएगा। एक दो दिनों के लिए कोई आ जाए, यही बहुत है। बात भाभी ठीक ही बोल रही थी, पर न जाने क्यों ये बात शूल की तरह मेरे अंतस में कहीं चुभ रही थी। थोड़ी देर आराम करने के बहाने मैं अपने कमरे में चली गई। यह मेरा वही कमरा था जहां मैंने अपने जीवन के सबसे बहुमूल्य समय गुजारे थे। कमरे का रंग रोगन और फर्नीचर सब बदल गया था। रह गई थी चंद यादें और मेरे अनगढ़ हाथों से बनी पेंटिंग, जिसमें मैं भैया को राखी बांध रही थी। उस समय मैं छठी या सातवीं में पढ़ती थी। भैया ने बड़े शौक से उस पेंटिंग पर फ्रेमिंग करवाया था। मैं यूं ही कमरे में लेटी यहां वहां की बातें याद करती रही। रात के समय जब सबके साथ खाने बैठी तो मुझे आशा थी कि भाभी ने भी मां की तरह ही मेरी पसंद की एक दो खाने की डिशेस तो अवश्य बनवाई होगी, पर खाना देखते ही सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। सूखी रोटी के साथ एक सब्जी और रायता था। हाँ, खाने के बाद भैया ने रसमलाई खिलाकर मेरी मायूसी थोड़ी सी कम कर दी थी। भैया भाभी जब शादी की किसी चर्चा में व्यस्त हो गए तो मैं पापा के पास जा बैठी। बुढ़ापे ने उन्हें इतना अशक्त बना दिया था कि खुशी गम सब उनके लिए समान हो गए थे। उनका ध्यान दुनिया की हर खुशी और गम से विरक्त हो अपने खाने और सोने पर आकर थमसा गया था। बस घिसे हुए रिकॉर्ड की तरह एक ही प्रश्न बार बार पूछ रहे थे, सब ठीक है ना? थोड़ी देर बाद मैं सोने चली गई, पर आंखों में नींद कहां थी। उठकर आंगन में पड़ी चारपाई पर आ बैठी। सभी सोने चले गए थे। पूरे आंगन में सन्नाटा पसरा हुआ था। यह वही आंगन था जिसमें कभी हमने न जाने कितने खेल खेले थे। एक पैर पर कूदकर पूरे आंगन का क्षेत्रफल नापा था, घरौंदे बनाए थे और कई तरह के खेल खेले थे। किसी आत्मीय स्वजन सा प्यारा यह आंगन जाने क्यों आज पराया सा लग रहा था। वक्त के किसी पल में मेरी आंख लग गई और मैं वहीं चारपाई पर ही सो गई। चिड़ियों के कलरव के साथ सुबह नींद खुली तो मैं चौंक कर उठ बैठी। घर के सभी लोग अभी सो रहे थे। मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकल आए। बगीचे में पहले की तरह ही फूल और फल के पेड़ करीने से लगे हुए थे। कभी पापा ने ये घर और उससे लगा ये बगीचा माँ को जन्मदिन के उपहार के रूप में दिया था। माँ भी इसे बहुत संभाल कर रखती थी। देर तक मैं वहां बेंच पर बैठी पुरानी यादों को ताजा करती रही। मैं टहलकर वापस आए तो सभी लोग चाय समाप्त कर रहे थे। भाभी ने वहीं से आवाज लगाकर शंकर को चाय लाने के लिए बोला, पर वो किसी काम से कहीं चला गया। कुछ देर इंतजार करने के बाद मैं ये सोचकर रसोई घर में चली गई कि अपना घर है, खुद ही बना लूंगी तो क्या होगा। चाय बनाने के लिए जैसे ही चाय की पत्ती को हाथ लगाया था कि शंकर आ गया। आते ही बोला, अरे दीदी, इस डिब्बे से चाय मत बनाए। इस डिब्बे से सिर्फ साहब और मिन साहब के लिए चाय बनता है, आप दूसरे डिब्बे से बनाए। इतना बोलकर उसने एक दूसरा डिब्बा थमा दिया। शंकर के इस व्यवहार से मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने गर्म सरिया मेरे सीने में उतार दिया हो। फिर भी यह सोचकर कि नौकरों की बातों का क्या, ये होते ही है झगड़ा लगाने वाले, मैं गोल दाने की कड़क चाय बनाकर डाइनिंग टेबल पर आ बैठी। तभी कहीं से भाभी भी वहां पर आ गई। ये क्या निधि जी, आज भी आप गोल्डने वाली चाय पी रही हैं? पहले आप लीफ की चाय के अलावा किसी और चाय को हाथ भी नहीं लगाती थी। लगता है नंदोई जी ने आपकी फितरत ही बदल दी। नखरे तो आज भी मेरे वही हैं भाभी, पर आपके नौकर ने मुझे मेरी औकात बता दी। कहानी सबसे बड़ी सौगात भैया ने कागजों पर विश्वास किया, मुझ पर नहीं। ये बात मुझे बहुत खल रही थी। पल भर में हम दोनों भाई बहन के बीच एक पथरीली दीवार खड़ी हो गई थी, जो ऊंची और अगम्य है। उस दिन आहत मन लिए मैं घर लौटी, लेकिन भैया को कुछ भी न बताया।
नहीं कुछ पूछा। औरत उम्र के चाहे जिस पड़ाव पर हो, अपने जीवन में कितनी ही व्यस्त क्यों ना हो, उसके दिल में तब अलग ही खुशी छा जाती है जब उसके मायके से कोई खुशी का संदेशा आता है और वो सब कुछ छोड़ छाड़ मायके का रुख कर लेती है। आज मेरी भी स्थिति कुछ वैसी ही हो गई थी जब भैया ने जतिन यानी अपने लड़के की शादी की सूचना मुझे फोन पर दी थी। मेरा मन मयूर नाच उठा। भैया ने बहुत दबाव डालकर शादी से 1 महीने पहले ही बुलाया था। साथ ही बड़े अधिकार से दशहरी आम की फरमाइश भी की थी। भैया की आवाज में वही चिर परिचित प्यार मनोहार पाकर मन खुशी से आह्लादित हो उठा। फिर तो मेरा मन पूरे दिन पीछे छूट गए मासूम बचपन और बेफिक्र जवानी के दिनों में डुबकी लगाता रहा। मैं उसी समय से अपनी सारी व्यस्तता को झटक बड़े ही उत्साह से शादी में जाने की तैयारियों में व्यस्त हो गई। एक ही हफ्ते में लखनऊ की विशेष साड़ियां, सूट और बहू के लिए सोने के कड़े के साथ साथ ढेरों नमकीन, मिठाइयां और दशहरी आम के टोकरे बंधवा लिए थे। एक बार फिर सारे घर की जिम्मेदारियां सासू मां को सौंप निश्चिंत होकर पटना के लिए रवाना हो गई थी। आशा के अनुकूल भैया खुद स्टेशन पर मुझे लेने आए थे। स्टेशन से निकलते ही एक बार फिर नजर आया अपना वही पुराना पटना शहर। ट्रैफिक की चिर परिचित कानफोड़ आवाजें, सड़क के किनारे छोटी छोटी दुकानें, भागते व्यस्त लोगों की भीड़, समोसे और जलेबियों के तले जाने की पहचानी खुशबू के साथ आसपास फैली अस्त व्यस्तता भी अपने आप में अपनापन समेटे मुझे रोमांचित कर रही थी। इन सबके बीच से गुजरती गाड़ी तेजी से घर की तरफ दौड़ रही थी, जहां पहुंचने का दिल बेसब्री से इंतजार कर रहा था। घर पहुंच फ्रेश होकर बैठते ही चाय पानी के साथ साथ बातों का सिलसिला शुरू हो गया था। भैया भी मुझे कुछ ज्यादा भाव देते हुए भाभी से बोले, सुनती हो नैना, निधि के आने से सबसे बड़ा फायदा तुम्हारा ही होगा। तुम्हारे काम में हाथ बटाने के साथ साथ सारे रस्मों रिवाज निभाने में भी तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर देगी। अम्मा के साथ शादी ब्याह में भाग लेने से इसे सारे रस्मों रिवाज याद है। ये सब बोलकर भैया शायद पहले की तरह मुझे महत्व देना और अपना अटूट प्यार जताना चाह रहे थे, लेकिन न जाने क्यों मुझे उनके शब्द खोखले लगे। अब रस्मों का क्या है, निभाए ही कितने जाते हैं। भाभी अपने चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कान लाते हुए बोली। भाभी की आंखें और बोलने के लहजे ने मेरे सारे उत्साह पर पानी फेर दिया। मैं उठकर नमकीन और मिठाइयां निकालकर टेबल पर रखने लगी, जिसे देखकर भैया बोले, अरे ये क्या रे छुटकी, ये तूने क्या किया है? पूरी की पूरी लखनऊ शहर की मिठाइयां ही खरीद कर ले आए हैं। लखनऊ वालों के लिए कुछ छोड़ा भी है या नहीं? उद्धरण चिन्ह।